हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ आर यू दोस्तों। आपका अपना चैनल AK एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसा कि हम लाइब्रेरी साइंस के कंटिन्यू थ्योरी वाले क्लासेस पढ़ रहे थे साथियों जैसा कि मेरे को कुछ अपने साथी लोगों का और जो वीडियो देखते हैं उनका मैसेज आया कि सर अगर आपको हो सके तो लाइव क्लास लेके आओ ताकि जो है आपका चैनल और अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथियों इसके लिए मैंने जो है 2 दिन से सोच रहा था कि क्या किया जाए इसके लिए। तो मैंने लिए हुआ था कि चलो ठीक है अपन लाइव का मैंने कुछ किया था सिस्टम, लेकिन वह सिस्टम जो है सक्सेस नहीं हो पाया। और आज जो है 1 बजे आपके सामने लाइव क्लास लेके आने में था, लेकिन वह किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है असफल रहा साथियों। तो उसके बाद में अब जो है कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए परमानेंटली जो है बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेज आए, क्योंकि साथियों जो लाइव पढ़ने में जो है जितना इंटरेस्ट आता है और जो पढ़ाने वाले को भी जो इंटरेस्ट आता है वह इस तरीके से जब तक जो है चेहरा नहीं दिखता और लाइव नहीं आते तब तक इतना मज़ा नहीं आता है। मेरे को खुद को जो है इंटरेस्ट आता है कि लाइव बच्चों से जुड़े रहें, बच्चों के कमेंट आते रहे, हम उनका जो है तत्काल समाधान करते रहें और उनको उस तरह से जो है लाइव स्टडी चलती रहे। लेकिन साथियों दुखद है कि अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए हमें इसी तरीके से जो है क्लास कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय का अभाव है। कोर्स कंप्लीट करवाना आवश्यक है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है इस वजह से, है ना। तो एग्ज़ाम के दृष्टिगत रखते हुए हम लगातार फिर से जो है इसी तरीके से क्लास लेते रहेंगे। आज जो है आपके लिए सबसे एक बेहतरीन क्लास है साथियों, सब्जेक्ट विषय जगत की संरचना, उसका विभाजन एवं विषय निर्माण की जो विधियाँ हैं उसकी हम आज क्लास जो है अटेंड करेंगे साथियों। तो साथियों इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं ये जो है 5 लिंक दिए हुए हैं, इनके थ्रू आप हमारे चैनल, है ना, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, है ना, तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों। अब सबसे पहले बात करें विषय जगत की संरचना एवं विभाजन का। तो साथियों जो है स्ट्रक्चर एंड डिवीजन ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, है ना। इससे पहले वाली क्लास हमारी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और जो है विषय किस तरीके से जो है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट से विषय कैसे तैयार होते हैं, तो वो सब हमने देखा था। आज हम उसके जो है कंप्लीट जो निर्माण होते हैं, किन किन विधियों से निर्माण होते हैं और विषय जगत की संरचना कैसी है, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साथियों डॉक्टर SR रंगनाथन की। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो है स्पष्ट किया है साथियों, क्या स्पष्ट किया है कि विषयों की संरचना विधि एवं प्रक्रियाएं विषयों की उत्पत्ति एवं स्वरूप को प्रभावित करती है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जो विषय की संरचना होती है साथियों, वह विधि एवं प्रक्रियाएं विषयों की उत्पत्ति और स्वरूप को जो है प्रभावित करती है। विषय जगत को एक पूर्ण ज्ञान राशि के स्वरूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। विषय जगत से में संरचना से तात्पर्य विषयों का विस्तार स्तर तथा शाब्दिक स्तर पर विभाजन से होता है। तो साथियों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो है अभी तक जो क्लासेस की थी उसकी काफ़ी कुछ PDF हमने जो है आपको ग्रुप में शेयर की है। RPSC ग्रेड 2 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी, और जो कॉलेज और जो अन्य टेलीग्राम का ग्रुप हमारा बना रखा है उसमें भी जो है PDF शेयर की है। तो एक बार उनको देख लें PDF में। तो आपने जो भी नोट डाउन नहीं किया है उसमें से देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। PDF का प्रिंट निकाल के भी जो है आप उनको पढ़ सकते हैं साथियों। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। तो मैंने PDF शेयर कर दी है, बचे हुए PDF भी बहुत जल्द आपको शेयर कर दूंगा साथियों। और अगर किसी को नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको पर्सनली भी जो है या ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि वो है आप PDF वहाँ से देख लेना। आगे बात करते हैं साथियों विषयों की संरचना एवं विभाजन के प्रमुख 3 आधार कौन से हैं। तो ये 3 आधार है। सबसे पहले है जो विषय है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है साथियों। वो कौन कौन से हैं, एक तो डिकोटोमी, एक डेकाटोमी और एक पॉलीक्टोमी, है ना। सबसे पहले इसको डिकोटोमी को डाइकोटोमी भी कहते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं 2 श्रेणी विभाजन। यानी भी किसी भी चीज़ को 2 भागों में अगर बांटते हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, 2 श्रेणी का विभाजन। अगर किसी भी विषय को या किसी भी चीज़ को हम 10 श्रेणी में बांटेंगे तो उसको 10 विभाजन कहेंगे, डेकाटोमी।
और एक होता है पॉलिक्टोनॉमी, यानी एक के ही कई प्रकार के विभाजन, फिर आगे वाले उसके कई प्रकार के विभाजन, है ना। पर्टिकुलरली अगर 2 में विभाजन होगा तो डाइकोटोमी हो जाएगा, 10 में विभाजन हो जाएगा डेकाटोमी हो जाएगा, और पॉलिक्टोमी जो बहुविभाजन होता है उसको हम पॉलिक्टोमी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों डाइकोटोमी की, है ना। तो ध्यान रखना, एक तो सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डाइकोटोमी, है ना, डिकोटोमी या डाइकोटोमी। तो कई बार अगर हो सकता है आपके ऑप्शन में दे दे कि जो द्विविभाजन है ना, जो बाइनरी, इसको जिसको बाइनरी विभाजन भी कहते हैं, जो ट्री ऑफ पेरिफेरी के सिद्धांत पे आधारित है, वह कौन सा विभाजन है, तो वह कौन सा है, डाइकोटोमी विभाजन उसको हम कहते हैं। तो इस डाइकोटोमी विभाजन जो द्विविभाजन की है उसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं ना। बाइनरी का मतलब होता है 2 में, है ना। बाइनरी कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 शब्द है, 0 और 1 को मिला के बाइनरी जो शब्द बना है। उसी तरीके से यानी 2 श्रेणी में किसका विभाजन है, बाइनरी क्लासिफिकेशन भी हम 2 श्रेणी विभाजन यानी डाइकोटोमी को कहते हैं। अब हम इसकी डाइकोटोमी की बात करें यानी 2 श्रेणी विभाजन, तो इसके निर्माता जो है इमैनुअल कांत को इसके जो है निर्माता कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इमैनुअल कांत को हमें नोट डाउन करना है, इमैनुअल कांत को इसका निर्माता कहा जाता है। और ये जो पद्धति है वह ट्री ऑफ पेरिफेरी पर आधारित है। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है कि ट्री ऑफ पेरिफेरी पे कौन सा विभाजन आधारित है, तो वो कौन सा है, डाइकोटोमी। अब डाइकोटोमी की संरचना की बात करते हैं साथियों, तो ये किस तरीके से हैं, इसके उदाहरण हम आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले है जीव जगत, जो एक जीव जगत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो प्राणी जो है 2 भागों में बटा है, एक तो प्राणी और एक पौधे, है ना। जीव जगत है, हम अभी फिलहाल बात करें जीव जगत की। तो जीव जगत 2 भागों में बटा है, जैसे पौधे और प्राणी। फिर से पौधे 2 भागों में बटे हुए हैं, फूल वाले पौधे, बिना फूल वाले पौधे। इसी तरीके से फूल वाले पौधे फिर से 2 भागों में बांटे गए हैं, फल वाले पौधे, बिना फल वाले पौधे। ठीक इसी तरीके से बिना फूल वाले पौधों को, ठीक इसी तरीके से बिना फूल वाले पौधों को 2 भागों में बांटा है, फल वाले और बिना फल वाले। ठीक इसी तरीके से जो प्राणी हैं, यानी हमने जीव जगत को पौधे और प्राणियों में बांटा था, तो प्राणियों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, रीढ़ वाले प्राणी और बिना रीढ़ वाले प्राणी, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्बेट्रेट्स और इनवर्बेट्रेट्स। उसी तरीके से रीढ़ वाले प्राणी को 2 भागों में बांटा जाता है, विवेकी और अविवेकी। ठीक इसी तरीके बिना रीढ़ वाले जो प्राणी होते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, विषाक्त और अविषाक्त। तो इस तरीके से जो 2 भागों में बांटने की जो संरचना है इसको हम डाइकोटोमी कहते हैं, यानी द्विविभाजन जो है कहते हैं। आगे बात करते हैं साथियों 10 श्रेणी विभाजन। तो 10 श्रेणी विभाजन आप सबने डीडीसी और यूडीसी देखा है कि 10 भागों में बांटना किसी भी चीज़ को। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें कि जो हमारी काउंटिंग है 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 31 से जो है 40, है ना। तो ठीक इसी तरीके 21 से 30, तो ये क्या है, ये 10-10 में विभाजन है। तो ये कौन सा विभाजन हो जाता है साथियों, डीडीसी, है ना। ठीक इसी तरीके से डीडीसी और यूडीसी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेकाटोमी या 10 श्रेणी विभाजन इसको कहते हैं, है ना। डेकाटोमी या 10 श्रेणी विभाजन इसको कहते हैं। और इसमें जो डेका का अर्थ होता है 10 से, है ना। डेका का अभिप्राय किससे है, तो 10 से होता है। और इसके निर्माता जो है मेलविल डेवी को इस श्रेणी का प्रणेता माना जाता है। तो 10 श्रेणी विभाजन का प्रणेता किसको माना जाता है साथियों, तो मेलविल डेवी को जो है 10 श्रेणी विभाजन का प्रणेता माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेलविल डेवी 10 श्रेणी विभाजन का प्रणेता माना जाता है। आगे बात करते हैं साथियों, तो बहुश्रेणी विभाजन को हम पॉलिक्टोमी कहते हैं। और ये बहुश्रेणी विभाजन पद्धति में विशेष जगत का विभाजन करने का अनुसरण सर्वप्रथम जो है C.A. कट्टर ने, है ना। और रंगनाथन का जो हमारा कॉलम क्लासिफिकेशन है वह बहुश्रेणी यानी पॉलिक्टोमी का ही उदाहरण है। वहीं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ भी जो है पॉलिक्टोमी जो है क्लासिफिकेशन पद्धति ही अपनाई गई है। अब C.A. कट्टर ने 1883 के अंदर अपनी जो वर्गीकरण स्कीम है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यानी 1883 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का निर्माण जो है C.A. कट्टर ने चालू कर दिया था। तो उसी समय इन्होंने जो है कौन सी पद्धति को अपनाया था, तो पॉलिक्टोमी
पद्धति को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। तो उसी समय से जो है आपकी बहुश्रेणीय विभाजन जो पद्धति है वह मानी जाती है, यानी 1883 से। और इन्होंने जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करके प्रकाशित किया था 1891 में, लेकिन 1883 से इन्होंने प्रारंभ कर दिया था इसका निर्माण। तो इसी जो है डेट से क्या माना जाता है, पॉलीक्रोमी का आविष्कार किसने किया है, इसका प्रणेता सीए कटर को ही माना जाता है। पॉलीक्रोमी जो पद्धति है, विभाजन है, उसका जो निर्माता है वह सीए कटर को ही माना जाता है। और सीए कटर ने जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है उसमें विषयों को 24 स्तरों में जो है विभाजित किया है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो पद्धति है उसमें जो सीए कटर है उन्होंने कितनी श्रेणियों में विषयों को बांटा है, तो 24 स्तरों में जो है विषयों को विभाजित किया है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, सीसी है, एलसीसी है, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन हो गया, एलसीसी लाइब्रेरी को कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ठीक उसी तरीके से हमारे डीडीसी का आपको फुल फॉर्म पता ही है, यूडीसी का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता है। आगे बात करते हैं साथियों, तो एक जो है नोट आपके सामने है, ये मुख्य रूप से तीनों नोटों को आपको ध्यान में रखना। जहाँ भी नोट आते हैं बीच बीच में वो विशेष ये मान के चलो कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाने का प्रबल संभावना होती है। तो नोट इसीलिए बीच बीच में मैंने डाल रखे कि यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला नोट है, यूनेस्को की एक रिपोर्ट के आधार पर लगभग 6 लाख प्रलेख प्रतिवर्ष 80 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। तो ये आपको नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है साथियों। पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे विश्व में 6 लाख प्रलेख जो है हर वर्ष, और 80 भाषाओं में जो है ये 6 लाख प्रलेख प्रकाशित होते हैं प्रत्येक वर्ष में, है ना। आगे बात करते हैं साथियों, 17वीं सदी के अंग्रेज दार्शनिक और राजनेता सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा था, ज्ञान अपने आप में शक्ति है। तो ये ध्यान रखना साथियों, ज्ञान अपने आप में क्या है, पावर है। तो ये किसने कहा था, फ्रांसिस बेकन ने। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ज्ञान अपने आप में शक्ति है, यह किसका सेंटेंस है, फ्रांसिस बेकन का। जो फ्रांसिस बेकन कहते हैं साथियों, तो ये एक अंग्रेज दार्शनिक और राजनेता थे। आगे बात करते हैं साथियों, ज्ञानवर्धन की 3 विधियां हैं। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ज्ञानवर्धन की कितनी विधियां हैं। तो ज्ञानवर्धन की कितनी विधियां हैं साथियों, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है, प्राकृतिक, संवर्धित और अभिप्रेरित। ये 3 विधियां किसकी है, ज्ञानवर्धन की, है ना। ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञानवर्धन का मतलब होता है ज्ञान की वृद्धि करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, एक तो नेचुरल प्राकृतिक, एक संवर्धित और एक अभिप्रेरित। प्राकृतिक में वो आती है जो नेचुरल व्यक्ति को किसी भी तरीके का ज्ञान अगर प्राप्त हो रहा है, हमको प्रकृति को देखने से जिस तरीके का अनुभव हो रहा है, हमें ज्ञान की प्राप्त होती है, वह प्राकृतिक होता है साथियों। वहीं संवर्धित होता है कि हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, है ना, उसमें हम उसको देख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो वो हो गया संवर्धित, है ना उसमें। तो ठीक उसी तरीके से एक होता है अभिप्रेरित। अभिप्रेरित होता है किसी दूसरे के द्वारा, अभिप्रेरणा जो दी जाती है उसके थ्रू जो हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है वह होता है अभिप्रेरित, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अभिप्रेरणा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है अभिप्रेरित। ये तो 3 तरह की ज्ञानवर्धन की 3 विधियाँ मानी गई है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो वर्तमान जो समय है उसमें विषय निर्माण की जो है 12 विधियाँ मानी जाती है, जिनको 3 विषयों में बांटा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि वर्तमान में विषय निर्माण की कितनी विधियां हैं। तो प्रत्येक जो है गाइड में आपको अलग अलग मिलेगी साथियों, लेकिन आप नोट डाउन कर लेना कि एग्जैक्ट जो है इसका आंसर होगा 12 विधियां, है ना। तो वर्तमान में जो है सब्जेक्ट निर्माण की जो है 12 विधियां ही मानी जाती है। अब इनको 3 भागों में बांटा गया है साथियों। तो सबसे पहला भाग है सरल विषय, दूसरा है यौगिक विषय, तीसरा है जटिल विषय, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। सरल विषय कौन कौन से, सरल विषय के अंदर कौन कौन से जो है विधियां आती है। तो सरल विषय निर्माण की 3 विधियां मानी गई है साथियों। सबसे पहले विखंडन, फिर है विच्छेदन और फिर है आनाच्छादन। तो ये ध्यान रखना साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सरल जो विषय है उसका निर्माण सिर्फ विखंडन, विच्छेदन और आनाच्छादन से होता है। वहीं अगर हम यौगिक विषय की बात करें, जिसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, इसकी जो है निर्माण की 2 विधियां हैं। पहली है पटलीकरण फर्स्ट और दूसरी है पटलीकरण सेकेंड। इसको हम विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो जटिल विषय, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं, इसके निर्माण की जो विधियां हैं ये 7 विधियां हैं। शिथिल संग्रहण फर्स्ट, शिथिल संग्रहण सेकेंड,
शिथिल संग्रहण थर्ड, विलयीकरण, आसवन, संचय और समूहन। तो ये 7 जो विधियां हैं ये जटिल विषय के निर्माण की है। तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विषय निर्माण की विधियां, यानी मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो विषय निर्माण की विधियों की अगर हम बात करें, इनका विस्तृत रूप से हम देखेंगे तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विषय अध्ययन और अनुबंधन के पश्चात अनुसंधान है साथियों, यहाँ पे क्या है, अनुसंधान है ना, ब को क्या कर लेना, से कर लेना इसको ना, अनुसंधान के पश्चात 1950 में अपने एक आलेख में 4 प्रकार की विशेष संरचना विधियों का प्रतिपादन किया है, जिनका उल्लेख इन्होंने प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया है। ये निम्न प्रकार है। तो साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि एस.आर. रंगनाथन ने विषय का सबसे पहले अध्ययन और रिसर्च किया, उसके बाद 1950 में इन्होंने एक आलेख आर्टिकल प्रस्तुत किया जिसमें 4 प्रकार के विषयों की जो संरचना विधियों का प्रतिपादन किया। ये 4 विषय संरचना ये है जिनको इन्होंने प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो है इन्होंने स्पष्ट किया है। तो ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला है लूज असेंबल, दूसरा है लेमिनेशन जिसको हम परतबंदी या स्तर कहते हैं, तीसरा डिसेक्शन और चौथा है डेनोडेशन। तो ये 4 ही जो है विषय निर्माण की विधियां एस.आर. रंगनाथन ने सबसे पहले दी हैं। तो ये चारों के बारे में भी हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके अतिरिक्त 1960 में यानी 1950 में, सबसे पहले 1950 में जो है ये 4 विधियां दी, उसके बाद में 1960 में 2 अन्य विधियों का भी जो है प्रतिपादन किया। वह 2 विधियां कौन कौन सी है, पहली है डिस्टिलेशन जिसको हम आसवन कहते हैं और दूसरी है विलेन यानी फ्यूजन। तो ये 1960 तक कुल 6 विधियां जो है एस.आर. रंगनाथन ने दे दी थी। उसके बाद में 1986 में एस.आर. रंगनाथन ने क्लस्टर का भी निर्माण किया था। तो क्लस्टर नामक पद्धति भी जो है इनके द्वारा दी गई है। हालांकि इन्होंने क्लस्टर को जो है पहले ही दे दिया था, लेकिन इसकी एस.आर. रंगनाथन ने, लेकिन इसकी जो पब्लिश हुई थी ये और जो आई थी वो 1986 में आई थी, है ना, क्योंकि एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु तो 1972 में हो जाती है, लेकिन इनकी मृत्यु के उपरांत ही जो है इसको प्रकाशित किया गया था कि इस जो क्लस्टर विधि है इसका भी निर्माण एस.आर. रंगनाथन ने किया है। तो क्लस्टर के अंदर क्या क्या है वह सब हम देखेंगे। क्लस्टर को जो है हिंदी में समूहन भी कहते हैं ना। तो ये इसका जो प्रकाशन हुआ था 1986 में हुआ था एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु के बाद में। आगे बात करते हैं साथियों। तो 1973 में DRTC बेंगलोर में कार्यरत ए नील मेघनन ने इन विशेष संरचना विधियों का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन किया। तो 1973 में जो एस.आर. रंगनाथन ने ये जो विधियां दी है उनका पुनर्गठन किया, है ना। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दी गई विधियों का 1973 में किसने जो है पुनर्गठन किया था। तो जो है नील मेघनन ने इनका पुनर्गठन किया था। आगे हम बात करते हैं साथियों लूज असेंबलेज यानी अबद्ध विषय संयोजन। अब इन सबको हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लूज असेंबल की बात करते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो है 1950 में अभी हमने देखा था एस.आर. रंगनाथन ने किया था, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया था, जिसके अनुसार 2 या 2 से अधिक विषयों अथवा एकलों को जोड़कर विषयों की संरचना की जाती है। तो सबसे मेन तो क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि लूज असेंबल जो विषय है उसका निर्माण कैसे होता है। तो 2 या 2 से अधिक विषयों अथवा एकलों को जोड़कर जो है इनका निर्माण होता है। तो बाद में 1971 में इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। तो पहले तो 1950 में तो यही दिया था, लेकिन 71 में इनको क्या है 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला है लूज असेंबल काइंड फर्स्ट, है ना, लूज असेंबल काइंड फर्स्ट, इसका प्रकार फर्स्ट, है ना, अबद्ध विशेष संयोजन, है ना, प्रथम। तो इसमें क्या है साथियों, इस विधि से 2 या 2 से अधिक साधारण अथवा जटिल विषयों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संरचना होती है। यानी 2 या 2 से अधिक जो विषय होते हैं, चाहे वो साधारण हो चाहे जटिल हो, उनके जो आपस में जो पारस्परिक संबंध होंगे, जो आपस में जो रिश्ता होगा, उनका रिलेशन होगा,
उसके आधार पे जो है नवीन विषयों का निर्माण होता है। इन पारस्परिक दशा संबंधों को अंतर विषयी दशा संबंध कहते हैं। तो जो एक दूसरे के कनेक्शन के लिए जो संबंध होता है, जो संबंध क्रिएट होता है, जो रिलेशन क्रिएट होता है, उसको हम अंतर विषयी दशा संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले लूज एसेंबल काइंड फर्स्ट में कौन सा जो है दशा संबंध हो रहा है, इंटर सब्जेक्ट रिलेशन, ये ध्यान रखना, अंतर विषय दशा संबंध। तो लूज एसेंबल काइंड फर्स्ट से कौन सा रिलेशन पैदा हो रहा है, अंतर विषय यानी इंटर सब्जेक्ट रिलेशन। इससे और इससे जो इंटर सब्जेक्ट रिलेशन हो रहा है लूज एसेंबल काइंड फर्स्ट में, उससे कौन सा सब्जेक्ट निर्माण हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, है ना। वैसे जो लूज एसेंबल है काइंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनसे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की ही उत्पत्ति होती है। तो साथियों अब देखिए सबसे पहले प्रकार इसको जो है ABCDEF यानी इसको टोटल 6 भागों में बांटा गया है। अब ये 6 भाग में सबसे पहला है जनरल रिलेशन। तो साथियों जनरल रिलेशन को सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक ऐसे यहाँ से हटा देना भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लग गया। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो दशा संबंध है ना, दशा संबंध हम आगे और विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। तो जो रिलेशन है, हम सबसे पहले दशा संबंध की बात करते हैं, फेज रिलेशन की। हम इसको क्या कहते हैं, फेज रिलेशन भी कहते हैं। तो फेज रिलेशन का सबसे पहले तो क्या है, फेज रिलेशन को डिनोट करने के लिए हम जो है जीरो लगाते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, जीरो। इसको कहीं भी ये जो बीच बीच में जीरो लग रहा है ना, सबके बीच में लगेगा ही। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम जो है जीरो लगाते हैं। दो विषयों को जो है जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, जीरो। ये ओ नहीं है, कहीं कोई ओ सो समझ ले, ओ नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, जीरो, है ना। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो विषयों को जोड़ने के लिए कौन से दशा संबंध का प्रयोग होता है, तो जीरो को होता है। अब जिस तरह का उनका रिलेशन है, उसको उसी रिलेशन से जो है प्रत्येक रिलेशन के लिए अलग से जो है सिंबल होता है। सबसे पहले बात करें जनरल रिलेशन के, यहाँ हम ए में किसकी बात करें, जनरल रिलेशन की। तो जनरल रिलेशन को जो है कनेक्ट करने के लिए ए साइन होता है। कौन सा साइन होता है, ए साइन होता है। वहीं अगर हम बात करें बाइस रिलेशन को जोड़ने के लिए, तो उसके लिए बी साइन होता है। वहीं अगर कंपैरिजन की बात करें, दो विषय के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे सी होता है। वहीं अगर डिफरेंस की बात करें, दो विषयों के मध्य हम डिफरेंस करेंगे तो वहाँ पे डी आएगा। वहीं अगर इन्फ्लुएंस की बात करें यानी प्रभाव की बात करें साथियों, तो वहाँ पे ई आएगा। वहीं अगर टूल की बात करें तो वहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा साथियों। ये सी गलत टाइपिंग त्रुटि की वजह से है ना, इसको आप सही कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा साथियों, है ना, एफ आएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सुधार कर लेना। अब बात करते हैं साथियों कि जनरल रिलेशन की, है ना। तो जनरल रिलेशन में देखो आप, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, है ना। सबसे पहले क्या है, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, है ना। जनरल रिलेशन है किस किस के बीच में, जनरल रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो जो है यहाँ पे साथियों हम थोड़ा सा इसको क्या, मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का नहीं लिया, वो टाइपिंग की वजह से शायद छूट गया, है ना। तो अभी हम इसको यहाँ से हटा के और आप यहाँ से नोट डाउन करना है, रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। अगर ये इतना सा सेंटेंस होगा तो उसके लिए क्या होगा साथियों, सबसे पहले हम लेंगे किसको, फिलोसॉफी और जो है साइकोलॉजी। तो आर फॉर फिलोसॉफी, एस फॉर साइकोलॉजी। तो जो इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन में मुख्य विषय होते हैं, तो आर तो रहता है फिलोसॉफी के लिए और साइकोलॉजी के लिए एस है ना। एस डिनोट किसको करता है, कैपिटल एस है साथियों, यहाँ पे ये ध्यान रखना, मुख्य विषय को दर्शाने के लिए कैपिटल एस साइकोलॉजी के लिए और आर फॉर फिलोसॉफी। अब ये यहाँ पे आर तो आ रहा है आपके फिलोसॉफी के लिए और ये एस जो है, एक एस छोटा वाला एस आपको हटा देना है, ये क्या टाइपिंग त्रुटि की वजह से लग गया। तो ये जो एस है ये तो है साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि साइकोलॉजी इसमें है, और पहले क्या है फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी के लिए आर। तो ये यहाँ पे जो आर है वो तो आ गया इस फिलोसॉफी का, और लास्ट में जो साइकोलॉजी है वो आ गया इसका।
और जीरो मैंने बताया कि दो विषयों को जोड़ने के लिए, दशा संबंध के लिए उनको जोड़ने के लिए जीरो लगाते हैं। वहीं ये जो ए है, यहाँ पे ए है, ये ए है जनरल रिलेशन में, यानी इनके बीच में एक सामान्य जो संबंध है उसको दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे न तो इनके कंपैरिजन किया जा रहा है, न इनके जो है एक सब्जेक्ट को दूसरे के लिए बताया जा रहा है, न इनके बीच में डिफरेंस है, न कोई प्रभाव है। तो ये क्या है, एक सामान्य संबंध है, ये ध्यान रखना साथियों, है ना। तो यहाँ पे हम एक सामान्य संबंध की बात कर रहे हैं, जनरल रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो जनरल रिलेशन के जो है सिंबल है ए, है ना। अब आगे बात करते हैं साथियों 22। 22 का मतलब होता है झुकाव। 22 का मतलब क्या होता है, झुकाव। तो यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, तो मैथमेटिक किसके लिए है, फिजिक्स के लिए, यानी मैथमेटिक का झुकाव किधर है, फिजिक्स पे। तो यहाँ पे मैथमेटिक के लिए हमने लिया बी, और सी किसके लिए लिया है, फिजिक्स के लिए। तो ये बी तो आ गया मैथमेटिक्स के लिए, और फिजिक्स के लिए क्या आ गया, सी। वही मैंने बताया था, ये जीरो आएगा दशा संबंध को जोड़ने के लिए, और 22 यहाँ पे क्या है, रिलेशन। तो 22 रिलेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, बी। इस तरीके से ये नंबर बनता है। वहीं आगे बात करें साथियों कंपैरिजन की। कंपैरिजन में क्या है, अब यहाँ पे सी सिंबल, तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अगर साथियों आपको सीधा सा ध्यान रखना है, जनरल रिलेशन बिटवीन की बात कर रहा है, मतलब सामान्य संबंध है, ए लगा देना। 4 आ जाए सेंटेंस के अंदर, 4 दिख रहा है, 22 लगा देना। सीधी सी बात है, कंपैरिजन कर रहा है, सी लगा देना। डिफरेंस बता रहा है, डी लगा देना। इन्फ्लूजन डायरेक्ट लिखा हुआ वर्ड दिख जाएगा आपको, 99% ऐसे कैसे दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा। इन्फ्लुएंस है, ई लगा देना। टूल है, एफ लगा देना। बस डायरेक्ट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें हमारे को, डायरेक्ट ऐसे कैसे सेंटेंस को जोड़ देना है। साथियों एक चीज़, यहाँ पे सी की जगह जी कर लेना भाई, छोटा जी, है ना, छोटा जी कर लेना, क्योंकि टूल के लिए एफ नहीं आता है ना, क्या आता है, छोटा जी, है ना। ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेना। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया, है ना। तो यहाँ क्या करना है आपको, जी, टूल के लिए जी आता है। अभी मैंने क्या पढ़ाई में, मतलब आपको थोड़ा सा क्लास में ध्यान देने की वजह से इस पर ध्यान नहीं केंद्रित नहीं कर पाया, जैसा था वैसा ही बता दिया आपको। तो आपको क्या करना है, जो है टूल आ गया, यानी इंजीनियरिंग अप्लाइड टू टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग को किसके लिए अप्लाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे कोई झुकाव नहीं है, है ना। इंजीनियरिंग अप्लाइड टू टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ अप्लाइड हो रही है, यानी ये एक टूल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कनेक्टिंग सिंबल है इसका, जो दशा संबंध को कनेक्टिंग करने के लिए जीरो लगा दिया हमने, और टूल्स के लिए क्या लगा दिया, जी। तो इस तरीके से हमारे को जो है ये दशा संबंधों का ध्यान रखना है। ये लूज असेंबल काइंड फर्स्ट है। अब बात करेंगे लूज असेंबल काइंड सेकंड की। तो आगे हम बात करते हैं लूज असेंबल काइंड सेकंड। इस प्रकार के विषय की संरचना एक ही विषय के दो या दो से अधिक समवर्गों एकलों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर होती है। इसको कॉलन में अंतर पक्ष दशा संबंध कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इनको, अंतर पक्ष, है ना, इंटरफेसेट फेज रिलेशन। क्या कहते हैं, इंटरफेसेट फेज रिलेशन। इसको नोट डाउन कर लेना, इंटरफेसेट फेज रिलेशन इनको कहते हैं, जिसको क्या है, लूज असेंबल काइंड सेकंड, है ना, दूसरा इसका प्रकार है। तो इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले कालिदास और शेक्सपियर, तो इसको कंपैरेटिव स्टडी, इसमें कनेक्टिंग सिंबल क्या आएगा, तो साथियों इसमें सी नहीं आएगा, है ना। इसमें क्या होता है साथियों, एक ही विषय के, है ना, किसके, एक ही विषय के दो समकक्ष एकल, है ना, दो समकक्ष वर्ग या एकलों को हम जो है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कालिदास और शेक्सपियर किस में आते हैं साथियों, तो ये लिटरेचर में आएंगे, है ना। लिटरेचर एक सब्जेक्ट है। अब ऊपर अपने क्या किया, दो सब्जेक्टों को कंपैरिजन किया, है ना। जैसे एक लिटरेचर को किया, एक लैंग्वेज को किया। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, एक ही सब्जेक्ट के दो फैसेट की, है ना, दो विषयों की। एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही विषय के दो पहलुओं की, दो पक्षों की जब हम बात करते हैं साथियों, तब क्या होता है, इसमें कौन सा, अंतर पक्ष, दो फैसेट। ये क्या है, दो फैसेट है। एक ही सब्जेक्ट के दो फैसेट, और एक ही सब्जेक्ट के एक ही फैसेट के दो एकलों की जहाँ पे बात करेंगे, तो वो लूज असेंबल काइंड थर्ड आएगा साथियों। अभी हम लूज असेंबल काइंड सेकंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही विषय, जैसे
कौन सा लिटरेचर है। लिटरेचर में 2 प्रकार के लिटरेचर है ना, 2 फैसेट, लिटरेचर के ही 2 फैसेट, यानी कालिदास और शेक्सपियर है ना, 2 फैसेट हो गए। तो इनके जो है फैसेट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहीं इसी में निराला और सुमन की कंपैरेटिव स्टडी। वहीं लाइब्रेरी जो सब्जेक्ट है उसमें रेफरेंस सर्विस और कैटालॉगिंग, या कैटालॉगिंग और क्लासिफिकेशन। तो ये सारे क्या है, एक ही विषय के 2 एकल कह दो या समवर्ग कह दो है ना, 2 फैसेट्स। इसको सीधा ध्यान रखो, 2 फैसेट्स की बात हो रही है, तो लूज असेंबल काइंड सेकेंड, और यहाँ पे इंटर फैसेट फेज रिलेशन जो है आएगा। तो वो जोड़ने के लिए तो हमारे तीनों के अंदर ही 0 कनेक्टिंग सिंबल होगा। लेकिन जैसे हमने वहाँ पे ए से लेके जी तक किया था, अब यहाँ पे जे से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर साधारण रिलेशन है तो जे आ जाएगा, यहाँ कंपेरेटिव है जे के है ना, एम एन है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए एम है ना, साइन। तो इसको बाद में हम जब लाइव क्लास लेके आने का मेरा उद्देश्य इसीलिए था कि मैं आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक में से खोल के जो है एक एक चीज़ बताऊँगा ना। लेकिन क्या है साथियों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ पाया, और लाइव आएगा तो आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या है, हम अलग से और क्लासिफिकेशन जो है प्रैक्टिकल के लिए विस्तृत रूप से एक बड़ी क्लास रखेंगे। एक नहीं कई सारी क्लासें होगी वो तो प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल के लिए अलग से क्लास होगी है ना। तो आपको जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो एक बार अगर क्लास देखोगे तो ईजिली समझ में आएगा। आप कहोगे कि सर इतना ईजी है क्या, है ना, आप खुद यकीन करोगे कि सर इतना ईजी है क्या ये चीज़, है ना। तो इतना ईजी तरीके से जो है आपको बताया जाएगा, हर चीज़ आराम से ईजिली समझ में आएगी आपको। वहीं हम बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो ये क्या है, एक धर्म जो रिलीजन सब्जेक्ट है जिसको हम क्यू से डिफाइन करते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन में, उसके 2 जो है फैसेट है ना। तो ये हो गया अबद्ध विशेष संयोजन यानी लॉज असेंबल काइंड सेकंड। वहीं हम बात करेंगे लॉज असेंबल काइंड थर्ड की, यानी अबद्ध विशेष संयोजन तृतीय की। तो तृतीय की हम बात करते हैं, तो इस प्रक्रिया के अधीन एक विषय के एक ही वर्ग के 2 या अधिक एकलों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन विषय की संरचना होती है। सीसी में इन्हें अंतर पंक्ति दशा संबंध कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अंतर पंक्ति दशा संबंध। पहले क्या था, इंटरफेसेट, अब क्या हो गया, इंटर पंक्ति है ना, दशा संबंध। तो इसमें जैसे रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। वहीं हम बात करें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूडीसी एंड सीसी। तो ये क्या है, यूडीसी सीसी क्या है, अभी हमने जस्ट पहले लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक सब्जेक्ट देखा था जिसमें हमने क्या देखा था, संदर्भ सेवा और सूचीकरण। लेकिन यहाँ बात हो रही है यूडीसी और सीसी, यानी अगर हमने क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग दोनों का अध्ययन करना था तब तो काइंड सेकंड हो जाएगा। लेकिन हम क्लासिफिकेशन के ही, यानी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट उसी का फैसेट क्लासिफिकेशन, उसी क्लासिफिकेशन के फिर से अगर अंदर घुसेंगे तो फिर आएगा यूडीसी, सीसी, एलसीसी, ये सारे है ना वर्गीकरण के ही पार्ट। तो ये वर्गीकरण की ही कंपेरेटिव हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अबद्ध विशेष संयोजन तृतीय, जिसको हम कहते हैं अंतर पंक्ति दशा संबंध। तो इस तरीके से जो है ये तीनों संबंध है, ये रिलेशन है। अब इनको प्रैक्टिकल वाली जब क्लास लेंगे उसमें विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी सिर्फ आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, जो मैंने बताया उसको आप आराम से इजीली जो है नोट डाउन करके जो है याद रख लेना। आगे बताते हैं साथियों लेमिनेशन की। तो लेमिनेशन जो शब्द है, सबसे पहले बात करें लेमिनेशन शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का वर्ड है ना, लेमिनी। इसका जो है उत्पत्ति किससे हुई है, लेमिने से। लेमिनेशन जो शब्द है, ये जो अंग्रेजी भाषा का लेमिनेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेमिने से हुई है, जिसको हम पटलीकरण विधि में एक, इसको लेमिनेशन को क्या कहते हैं, पटलीकरण है ना, परतबंदी, जिसको परत दर परत है ना। पटलीकरण विधि में एक या अधिक एकल पक्षों अथवा मूल विषय को एक दूसरे के ऊपर रखकर नवीन विषयों की संरचना होती है। जैसे सीसी में पीएमएसटी के आधार पर इसी प्रकार के विषयों की रचना होती है। यह 2 प्रकार से होती है। कैसे, एक तो लेमिनेशन काइंड फर्स्ट और लेमिनेशन काइंड सेकेंड। अब हम इनको देखते हैं दोनों को। सबसे पहले लेमिनेशन काइंड फर्स्ट को देखते हैं। इसमें एक या एक से अधिक एकलों का एक साथ एक मुख्य विषय के साथ प्रतिबंध किया जाता है।
तो लेमिनेशन का फर्स्ट क्या हो गया साथियों, इसमें एक या एक से अधिक एकल पक्षों को एक साथ एक मुख्य विषय के साथ परतबंध किया जाता है। इसमें मुख्य परत मुख्य विषय की होती है। सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात यह कि इसमें मुख्य परत जो है मुख्य विषय। अब मुख्य विषय का मतलब हो जाएगा साथियों, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर की, है ना। एग्रीकल्चर क्या है, मुख्य सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर का एक पक्ष है कौन सा, धान। धान क्या है, एग्रीकल्चर का एक पक्ष है। वहीं क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरे विषय का एक कोई पक्ष है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक मुख्य विषय के वो मुख्य विषय तो वैसे का वैसा रहेगा, जैसे कृषि है वैसे का वैसे है। धान किसके अंदर आ रहा है, यहाँ धान वर्ड तो यूज में ले लिया, धान की खेती, लेकिन धान किस में है, एग्रीकल्चर में। कृषि, कृषि क्या है, मुख्य विषय। कृषि के अंदर एक ही पक्ष के अंदर दूसरे पक्ष को ला करके, या दूसरा पक्ष कौन सा, उत्तर प्रदेश को ला करके क्या बना दिया, यहाँ मिश्रित विषय का निर्माण कर दिया है। आपको साथियों थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन जितना आ रहा है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करके याद रखना। बाकी इसको जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी जो है ये अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। लेकिन बाई चांस अभी प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने को जल्दी से कोर्स करवाना है, तो प्रैक्टिकल में काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्रैक्टिकल जब लाइव आऊँगा तभी आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे प्रैक्टिकल जो है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। कॉलम क्लासिफिकेशन जो बुक है उसको भी आपको दिखाएंगे, कहाँ से किस तरीके से हम जो है विषयों का निर्माण करते हैं, और कैसे कैसे मिश्रित विषय का निर्माण होता है, कैसे कैसे कंपाउंड विषय का निर्माण होता है, कैसे साधारण विषय का निर्माण होता है। आगे बात करें साथियों परतबंदी प्रक्रिया द्वितीय यानी लेमिनेशन काइंड सेकंड की। इसमें किसी मुख्य विषय के साथ दो अथवा दो से अधिक प्रजातियों को उसी मुख्य विषय से संबंध होते हुए एक साथ परतबंदी की जाती है, जिसे मिश्रित मुख्य विषय की रचना होती है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेव, ये उदाहरण है, वेव मैकेनिज्म एंड साउंड, मैग्नेटिज्म इन क्वांटम फिजिक्स, रूरल वोमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या हुआ साथियों, इसमें एक ही मुख्य विषय की अनुसूची से एक ही पक्ष के, एक ही मुख्य विषय की अनुसूची से एक ही पक्ष के दो या दो से अधिक एकलों की परतबंदी की जा सकती है। और उसमें क्या हुआ था, एक ही मुख्य विषय के एक एकल या एक से अधिक एकलों को, एक ही एकल या एक से अधिक एकलों को, या दूसरे पक्ष के दूसरे विषय के एकल को जो है कंपाउंड किया गया था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मुख्य विषय के एक ही पक्ष के दो पहलुओं को, है ना, एक ही विषय के एक ही पक्ष के दो पहलुओं को जब जो है परतबंदी की जाती है, तो वो कौन सा आएगा, लेमिनेशन काइंड सेकंड। आगे बात करें साथियों, इसमें मूल विषय चुंबक यानी मैग्नेटिज्म को अन्य मूल विषय क्वांटम फिजिक्स पर रखकर मिश्रित विषय का निर्माण किया गया है। आगे देखो साथियों, ये नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको कि कॉलम क्लासिफिकेशन में इस विधि से निर्मित विषय को अध्यारोपण विधि के द्वारा दर्शाया गया है। कौन सी विधि से साथियों, तो ये कौन सी विधि है हमारी, लेमिनेशन, है ना, प्रतिकरण विधि, है ना, परतबंदी विषय कहते हैं या प्रतिकरण विधि कहते हैं। तो इससे जो निर्मित होता है विषय उसको हम अध्यारोपण सुपर इम्पोजिशन डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में अगर आपने नाम सुना हो तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, है ना, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस भी इसको हम कहते हैं। आगे बात करें साथियों, विखंडन, जिसको हम फिजन कहते हैं। फिजन मतलब टुकड़ों में टूटना, है ना। वैसे अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो टूटना, टुकड़ों में टूटना, विभाजित होना। तो विखंडन क्या है साथियों, इसका अभिप्राय पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को प्राथमिक एवं गौण मुख्य विषयों में विभाजित करने से है। तो विखंडन का मतलब क्या हो गया, एक तो प्राथमिक और एक गौण मुख्य विषयों में विभाजित करना। वहीं बात करें कॉलन वर्गीकरण में इनको प्रमाणिक वर्ग यानी कैनोनिकल क्लासेज कहा जाता है। कॉलम क्लासिफिकेशन में इसको क्या कहा जाता है, कैनोनिकल क्लासेज। इस विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत दो विधियों से नवीन विषयों की संरचना की जाती है। किससे, विखंडन से। विखंडन से क्या होता है, दो अंतर्गत जो है नवीन विषयों की संरचना होती है और उसकी दो विधियों से होती है। अब वो विधियां कौन कौन सी है उसकी हम आगे बात करेंगे।
तो वो दो विधियाँ कौन कौन सी है? पहली है डिसेक्शन, जिसको हम कहते हैं विच्छेदन। क्या कहते हैं? डिसेक्शन, विच्छेदन। और दूसरी है डेनोडेशन, जिसको हम कहते हैं आनाच्छादन। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसेक्शन की। डिसेक्शन क्या होता है, विच्छेदन क्या होता है साथियों? इसमें एकल जगत को समकक्ष श्रेणी के वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे ज्ञान जगत को पुस्तकालय विज्ञान, गणित, भौतिकी, शिक्षा, कानून आदि में विभाजित किया गया है। रंगनाथन ने सीसी में ज्ञान जगत को छठे एडिशन तक जैसे 26 विषयों में विभाजित किया है, वहीं 7वें संस्करण जो अंतिम संस्करण है उस वहाँ तक 105 विषयों में विभाजित किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रंगनाथन ने 7वें संस्करण तक कितने विषयों का निर्माण कर दिया? 105 विषयों का निर्माण किया है। वहीं अगर बात करें छठे एडिशन तक है तो वहाँ तक 26 विषयों का निर्माण इन्होंने किया है। तो डिसेक्शन आपको समझ में आना चाहिए साथियों कि जो एक ही कोई सब्जेक्ट, एक ही जगत है, एक ही यूनिवर्स, एकल यूनिवर्स है, उसमें समकक्ष है। अब ये सारे लाइब्रेरी साइंस हो गया, मैथ हो गए, फिजिक्स, शिक्षा, एजुकेशन, लॉ, ये सारे क्या है? मुख्य विषय। तो ये क्या है? एक समान रूप से इनको विभाजित किया गया। किसको? ज्ञान जगत को। वहीं हम आनाच्छादन की बात करें, 1 मिनट नोट यहाँ रह गया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजन यानी विखंडन। तो विखंडन क्या होता है साथियों? विखंडन के द्वारा विषयों की गहनता बढ़ जाती है और विस्तार कम हो जाता है। काम नहीं, कम, है ना, टाइपिंग एरर है। क्या होता है? विखंडन के द्वारा विषयों की गहनता तो बढ़ जाती है और उनका क्या है? विस्तार कम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आजकल यही पूछा जाता है कि विषयों की गहनता बढ़ जाती है और विस्तार कम हो जाना। किसका उदाहरण है? फिजन या विखंडन। इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, फिजन का ही हिंदी में विखंडन है ना, फिजन या विखंडन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाएगा विषयों की गहनता बढ़ना और विस्तार कम हो जाना फिजन का ही उदाहरण है। आगे बात करते हैं साथियों डेनोडेशन की, यानी आनाच्छादन की। तो विशेष संरचना निर्माण के परिप्रेक्ष्य में आनाच्छादन किसी मुख्य विषय के एक वर्ग या एकल को विभाजित करने की प्रक्रिया, जिसमें विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर व्यापकता की दृष्टि से विषय का विस्तार कम करने, यहाँ है कम करने, और गहनता को बढ़ावा देना होता है ना। बढ़ाना क्या है? यहाँ पे जस्ट अपोजिट है ना। क्या है? विषय का विस्तार तो कम करना और गहनता को बढ़ाना। और वहाँ पे क्या था साथियों? विषयों की गहनता बढ़ जाती है और विस्तार कम हो जाता है। यहाँ विस्तार कम करना और गहनता बढ़ाना, तो ये क्या है? डेनोडेशन, है ना। तो इसे J.H. सेरा ने ज्ञान के नवीन विषय की खोज की प्रक्रिया कहा है। इसको किसने? J.H. सेरा ने। किसने? J.H. सेरा ने क्या कहा है? ज्ञान के नवीन विषयों की खोज की एक प्रोसेस है। क्या? कौन सी? डेनोडेशन क्या है? ज्ञान के नवीन विषयों की खोज की प्रक्रिया है। किसने कहा? J.H. सेरा ने इसको इस वर्डों में जो है समझाया है। अब उदाहरण देखेंगे, डेनोडेशन के उदाहरण है। जैसे एक विश्व है, विश्व में क्या है? विश्व में एशिया, अफ्रीका, ये सारे विश्व के ही पार्ट है ना। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, है ना। इसी तरीके से एशिया, अब एशिया के सारे एशिया के पार्ट है, जैसे भारत, पाक, अफगानिस्तान, चीन, है ना, रूस, ये सारे। ठीक उसी तरीके से भारत के पार्ट है राजस्थान, यूपी, एमपी, ये सारे राज्य है ना। ठीक उसी तरीके से राजस्थान को हम बांटेंगे जयपुर, जोधपुर, है ना, जैसलमेर, बीकानेर, जो उदयपुर। तो इस तरीके से क्या है? डेनोडेशन का निर्माण होता है, आनाच्छादन का निर्माण होता है। और हमने इससे पहले देखा था फिजन यानी विखंडन। विखंडन में क्या हो रहा था? वहाँ समान वर्ग से, जैसे अगर हम ये इस उदाहरण से बात करें तो यहाँ अगर उसमें होता तो जैसे होता राजस्थान, एमपी, यूपी, यानी समकक्ष वर्ग में, यानी राज्यों को क्या है हम समकक्ष वर्ग में रखते, तो वो कौन सा था? फिजन। और अभी क्या है? इनके अंदर ही गहनता क्या है? बढ़ रही है और विस्तार क्या है? कम हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? इसको क्या कहेंगे? डेनोडेशन। आगे बात करें साथियों विलेन की। किसकी? फ्यूजन की। पहले क्या था? फिजन, अब क्या है? फ्यूजन। ये ध्यान रखना वर्ड का ये एक शब्दों पे विशेष ध्यान रखना है। पहले क्या था?
फिजन, फिजन का मतलब होता है विखंडन, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन तो है जुड़ना, है ना, अपन फ्यूज जोड़ते हैं ना बल्ब का, तो ध्यान रखना फ्यूजन का मतलब है जुड़ना, विलेन होना, विलेन होना, है ना, विलेन देखा होगा आपने पहले साइंस में पढ़ा होगा 9th-10th में, तो वही विलेन है यहाँ पे। फ्यूजन का मतलब जुड़ाव, और फिजन मतलब टूटना, विखंडन होना, फ्यूज उड़ जाना, फिजन, फ्यूज जोड़ना, फिजन टूटना, बिखरना, विखंडन होना, है ना। तो फ्यूजन क्या हो गया, विखंडन, दो विषयों को एक साथ मिलाकर नवीन विषय का निर्माण करना, जिसमें अपना मूल विषय क्या है, छोड़ दिया जाता है, मूल विषय को क्या है, छोड़ दिया जाता है। अब क्या हो रहा है, जैसे मानो एस्ट्रोलॉजी प्लस फिजिक्स दो विषय हैं, यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोनॉमी, और दो विषय हैं जिनको दोनों को जुड़ने से क्या होता है, एस्ट्रोफिजिक्स का निर्माण होता है। अब एस्ट्रोफिजिक्स में न तो एस्ट्रोलॉजी आती है न फिजिक्स होता है, एक दूसरा विषय का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन या विलयन इसको कहेंगे। ठीक इसी तरीके से बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को जुड़ने से हम बायोकेमिस्ट्री का निर्माण हो रहा है, जिसका संबंध न तो बायोलॉजी से होता है न केमिस्ट्री से होता है, ये एक नवीन विषय का निर्माण जो है हो रहा है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए साथियों कि आपको नवीन विषय का निर्माण के लिए कौन सी पद्धति आप काम में लेंगे, तो उसका सबसे अच्छा जो है जवाब क्या होगा, विखंडन, फिजन, है ना, क्या होगा, फिजन, विखंडन जो है उसका बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए साथियों, है ना, क्योंकि जो है आपका फिजन के ही ये दोनों आपके उदाहरण हैं। सॉरी, यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की, फ्यूजन, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूजन की। तो दो विषयों को मिलाकर, है ना, नवीन विषयों का निर्माण किससे हो रहा है, फ्यूजन का, फिजन से नहीं, फिजन से तो टूटेंगे, है ना, टूटने से और जोड़ने से नवीन विषयों का निर्माण हो रहा है, उससे क्या टूटने से नवीन विषयों का निर्माण हो रहा था वहाँ पे फिजन में, और अभी क्या हो रहा है, जुड़ने से नवीन विषयों का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूजन, है ना, विलयन। आगे हम बात करेंगे साथियों डिस्टिलेशन की, यानी कि आसवन की। इसमें एक शुद्ध पदार्थ विषय प्राप्त होता है जब किसी विषय की एक या विभिन्न शाखाएं ज्ञान की वृद्धि के कारण विकसित होकर अपने ही मूल वर्ग के समान समकक्ष वर्ग यानी कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण करती है। इस क्रिया को आसवन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना साथियों, हमें ध्यान रखना आसवन, आसवन हमने जो है 10th क्लास में पढ़ा था कि आसवन विधि से जैसे खनिजों का मिश्रण होता है, उसमें से हम शुद्ध खनिज प्राप्त करने के लिए जैसे सोना चांदी, है ना, सोना चांदी कॉपर ये वगैरह निकालते हैं, तो पहले मिश्रित खनिज होता है, एक अयस्क होता है, उस अयस्क में से हम क्या करते हैं, आसवन विधि के द्वारा हमारा शुद्ध जो खनिज है उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक उसी तरीके से यह आसवन है जो रिसर्च मेथडोलॉजी के द्वारा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा, मैनेजमेंट साइंस के द्वारा, कॉन्फ्रेंस टेक्निक के द्वारा, मेट्रोलॉजी, सिस्टमेटोलॉजी, तो इनके द्वारा क्या है साथियों, शुद्ध विषय प्राप्त किया जाता है। तो कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, सीधा सीधा शुद्ध पदार्थ किससे, शुद्ध पदार्थ या शुद्ध विषय आसवन विधि से, ये ध्यान रखना है। डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, याद कर लेना, इसको कोई भूलेगा नहीं क्योंकि ये सीधा सा एग्जाम है। आसवन हमने अयस्क विधि पढ़ी है, अच्छे से पढ़ा है पहले, तो उसी से इन सब का निर्माण हो रहा है, तो कोई नहीं भूलेगा इसको। अब इससे कौन किस प्रकार के जो है वर्ग का निर्माण हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्लास का इससे, यानी इसके जो है इससे कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण हो रहा है। कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण किससे होता है, तो डिस्टिलेशन आसवन विधि से होता है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इससे किसका निर्माण होता है, कोऑर्डिनेट क्लास का इससे निर्माण हो रहा है। अब आगे एक और नोट है, ये नोट है साथियों, यहाँ पे क्या है, नोट है ना, तो इस नोट का भी विशेष ध्यान रखना है। गहन शोध उपरांत निर्मित मुख्य विषय, तो गहन शोध निर्माण से कौन कौन से विषय उत्पन्न हो रहे हैं, तो देखो बायोलॉजी से होता है माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से होता है इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी से हो रही है डेमोग्राफी। तो गहन शोध के उपरांत ये विषयों का निर्माण हो रहा है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी किसका उदाहरण है, आसवन का। साथियों यहाँ पे जो है आपको ये तीन जो है
विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी किसका उदाहरण है? डिस्टिलेशन का। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किसका उदाहरण है? डिस्टिलेशन का। वहीं मैनेजमेंट साइंस किसका उदाहरण है? डिस्टिलेशन का, आसवन का, है ना। तो हमें भूलना नहीं है, ऐसे कैसे इनको याद रखना है। अब आगे हम विषय निर्माण की कौन सी विधि देखते हैं? संचयन, जिसको कहते हैं एग्लोमेरेशन। तो एग्लोमेरेशन क्या है साथियों? रंगनाथन ने विषयों की संरचना प्रक्रिया में संचयन के स्थान पर, किसके स्थान पर? संचयन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? संचयन की, है ना, के स्थान पर अर्धव्यापकत्व यानी पार्टियल कंप्रेशन या आंशिक समावेश पद का प्रयोग किया था। बाद में इसे संचयन नाम दिया गया। तो आपको साथियों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, संचयन, है ना, एग्लोमेरेशन। तो ये इसके 3 ही तो उदाहरण है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जाता है। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, ये क्या है? मुख्य विषय, है ना। तो एग्लोमेरेशन, तो एग्लोमेरेशन क्या है साथियों? संचयन क्या है? अर्धव्यापकत्व, है ना, क्या है? अर्धव्यापकत्व। तो पार्टियल कंप्रेशन इसको हम कहते हैं, आंशिक समावेश हम इसको कहते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टियल कंप्रेशन जो है किसका नाम है? तो यह है संचयन का नाम। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, पार्टियल कंप्रेशन, आंशिक समावेश, अर्धव्यापक, तो किसका नाम है? संचयन का ही नाम है ना। तो ऐसा रंगनाथन ने इसका जो है किस नाम से प्रयोग किया था? पार्टियल कंप्रेशन नाम से प्रयोग किया था। बाद में इसको किस नाम, क्या नाम दिया गया? एग्लोमेरेशन। तो इसमें अनेक विषयों को उनके संगठनों और अवयवों में बिना किसी अवरोध एवं विघटन के किसी एक वृहद समूह में एकत्रित कर संग्रहित किया जाता है। इसमें एक मुख्य विषय का निर्माण होता है, यानी काफ़ी सारे जो विषय हैं। तो जैसे अब हम बात करें सोशल साइंस की, है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सोशल साइंस की। सोशल साइंस में आपने देखा होगा कितने सारे मुख्य विषय होते हैं। जैसे हमारा लाइब्रेरी साइंस किसका उदाहरण है? ह्यूमैनिटीज़ का। किसका उदाहरण है? ह्यूमैनिटीज़ का। ठीक उसी तरीके सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस में जैसे हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, है ना, इतिहास के अलावा ज्योग्राफी हो गया। किसके उदाहरण है ये सारे? सोशल साइंस के। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये सारे विषय अलग अलग विषयों को मिला के इनका क्या किया जा रहा है? संचयन किया जा रहा है, इनका एग्लोमेरेशन किया जा रहा है। इन सारे विषयों को मिला के कौन से विषय का निर्माण हो रहा है साथियों? सोशल साइंस का। तो इस तरीके से हमारे को ध्यान में रखना है। वहीं बात करें नेचुरल साइंस की, तो जैसे मैथमेटिक हो गया, है ना, इसके अलावा अर्थमेटिक हो गया, इसके अलावा जो है जो भी आपके इंजीनियरिंग होगी, तो ये सारे किसके हैं? नेचुरल साइंस के, है ना। तो इस तरीके से जो है 3 ये प्रकार इसके माने गए हैं ऐसा रंगनाथन के अनुसार। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ अलग अलग पूछा जा सकता है। सोशल साइंस किसका उदाहरण है? संचयन का। नेचुरल साइंस किसका उदाहरण है? संचयन का। वहीं ह्यूमैनिटीज़ किसका उदाहरण है? संचयन का। तो ये आपको जो है अलग अलग दिमाग में याद रखने हैं। आगे बात करें साथियों, तो आगे है समूहीकरण यानी क्लस्टर। तो क्लस्टर की बात करें, रंगनाथन ने 1966 में विशेष संरचना विधि को एक अन्य प्रकार यानी विशेष समूहन, यह इस विधि का पूर्ण नाम सब्जेक्ट बंडल था, प्रतिपादन किया था। तो जो क्लस्टर है उसको ऐसा रंगनाथन ने सब्जेक्ट बंडल के नाम से, इसको सब्जेक्ट मॉडल नहीं है साथियों, सब्जेक्ट बंडल कर लेना इसका, है ना, क्या कर लेना? सब्जेक्ट BUNDLE, है ना, सब्जेक्ट बंडल इसको कर लेना आप। तो सब्जेक्ट बंडल नाम से 1966 में ऐसा रंगनाथन ने इसको जो है प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था 1966 में क्लस्टर को, है ना। लेकिन ये प्रकाशित अभी मैंने जस्ट पहले बताया था 86 के अंदर जो है प्रकाशित हुई थी साथियों। तो ये ध्यान रखना 1966 में, है ना। वो 86 हो सकता है, मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वहाँ 86 हो गया, वहाँ भी क्या है 1966 ही है ना, वहाँ 6 की जगह 8 हो गया, है ना। तो इसको ध्यान वो वहाँ पे सही कर लेना भाई, 1966 में ही ऐसा रंगनाथन, क्योंकि मुझे उस समय भी याद आया था कि 1972 में तो ऐसा रंगनाथन की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो वहाँ पे क्या होगा 1966 में ही ऐसा रंगनाथन ने प्रतिपादित इसको कर दिया था। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? सब्जेक्ट बंडल के नाम से इसको जाना जाता था, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरीके से जो हमने अभी देखा था संचयन, है ना, संचयन जो है वो किससे था? पार्टियल कंप्रेशन, है ना। तो ये आपको वर्डों को ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट बंडल विधि का वर्तमान नाम क्या है? तो क्लस्टर। क्लस्टर को हिंदी में कहते हैं समूहीकरण, है ना।
तो समूहीकरण क्या है साथियों, जो है जैसे मान लो समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान किसका उदाहरण आएगा साथियों, तो ये क्लस्टर का उदाहरण आएगा। तो जब किसी एक विषय के संबंध में अनेक विशिष्ट अध्ययनों अथवा निष्कर्षों को संपन्न किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन भाई सीधा सा याद रखो क्या है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के बारे में तो आप सबने सुना होगा, समुद्र मंथन क्या है। तो समुद्र मंथन मान के चलो क्या होता है वहाँ पे क्या होता है साथियों कि विशिष्ट अध्ययन हुआ था, है ना, विशिष्ट निष्कर्ष निकाला गया था। क्या समुद्र मंथन से क्या निकला था, अमृत, है ना, अमृत विष वगैरह, है ना। समुद्र का जब मंथन हुआ था तो अमृत विष, तो ये क्या विशेष निष्कर्ष इसके निकाले जाते हैं, तो उसके लिए क्लस्टर विधि का उपयोग किया जाता है। तब उसे विषय को क्लस्टर उत्पन्न होता है, यानी विशेष जब निष्कर्ष निकलता है तो क्लस्टर नामक विषय की उत्पत्ति होती है। और एक मुख्य विषय और स्वतंत्र विषय का उदय होता है, इसे समूहीकरण यानी क्लस्टरिंग कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहले इंडोलॉजी यानी भारतीय विद्या, निपोलॉजी जैसे जापानी विद्या, वहीं ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। तो ये सारे किससे रिलेटेड है साथियों, क्लस्टर से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडोलॉजी हुआ, निपोलॉजी हुआ और ओशियनोग्राफी हो गया। ये तीनों किसके उदाहरण हैं, क्लस्टर के, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं बात करें किसी में समूह के प्रतिनिधित्व हेतु अंतर्वेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो है कॉलम क्लासिफिकेशन में क्लस्टर के प्रतिनिधित्व हेतु अंतर्वेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज की क्लास जो है कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिकली जब हम क्लास में देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरा प्रयास था अच्छे से जो है शॉर्ट में आपको जितना कम एक्स्ट्रा जो है मटेरियल से, है ना, जितना शॉर्ट मटेरियल से बता सकते हैं इनको विषय निर्माण विधियों को, उतना मैंने प्रयास किया साथियों। इसके अलावा प्रैक्टिकल की नॉलेज हम अलग से क्लास में लेंगे साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं एक बेहतर कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।